हर बार की तरह आपको आज फिर कुछ नए सफलता के और राज पता चलेंगे, जिस राज की तलाश में हम हमेशा रहते हैं, लेकिन एक राज कभी नहीं मिल पाएगा। आप लोग मुझे सुनने आए हो तो एक रिजल्ट जो आप जानते हो उसके पीछे भी कई सारी चीजें हैं जो शायद बस वो होता ना कि यूट्यूब पे आपने देखा, हाँ बत्ती वाली गाड़ी से निकल रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में सिंघम का गाना बज गया, रॉकी भाई का गाना बज गया और आप एकदम खुश हो गए कि वाह सलाम रॉकी भाई। एक समय के बाद जब आपको लगेगा कि मुझ में इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ मुझसे गलती हो रही है, छोटे छोटे बदलाव ही बाद में बहुत बड़े चेंजेस और बड़े रिजल्ट्स देते हैं। अरे एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, है ना। जैसे अभी एक मक्खी जो है ये घूम रही है, अब आपका ध्यान अंबिकेश जी पे और मेरे ऊपर होना चाहिए। ये जानते हो इंटरव्यू में बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि अगर ऐसा करना था तो आप एक एनजीओ खोल लेते। 28 अप्रैल को प्रीलिम्स होने वाला है ना, और कितने लोग बैठ रहे हैं आप में से? यार प्रेशर कुकर थोड़ी बनाना है। देखो कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि रट के एग्जाम निकाल सकते हो। देखो भाइयों पूछ लो, बाद में आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, रिप्लाई नहीं आता तो आप गाली देते हो कि सर रिप्लाई नहीं करते हो, इतने बिजी हो गए हो क्या। ऐसा नहीं होता, हमारी जिंदगी है तो कभी कभार हम लोग भी व्यस्त हो जाते हैं। अभी मौका है तो आप पूछ लीजिए प्लीज। सेट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से ही 2024 में अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो एक माइंड में प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि सिलेबस चेंज हुआ। तो सबसे पहला जो यक्ष प्रश्न होता है ना युधिष्ठिर से कि सिविल सर्विस क्यों करनी है आपको, आप अगर इनका जवाब नहीं देंगे तो आप उस तालाब का पानी पीने के बाद मर जाएंगे। तो सिविल सर्विस भी वो तालाब ही है। देखो कितनी सीट्स आती हैं, 230, 240, कितने लोग तैयारी करते हैं? 2.5 लाख। हर एक के अपने रीजंस होते हैं क्यों करनी है, पर अगर रीजन सॉलिड ना हुआ, बस वो होता है ना कि यूट्यूब पे आपने देखा, हाँ बत्ती वाली गाड़ी से निकल रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में सिंघम का गाना बज गया, या वो एक नया कौन सी KGF का रॉकी भाई का गाना बज गया और आप एकदम खुश हो गए कि वाह सलाम रॉकी भाई। तो रॉकी भाई के मत पे तो आप सिविल सर्विस नहीं कर पाएंगे। उसका कारण ये है कि आप पूरी मेहनत करें फिर भी मान लीजिए आपका दिन खराब हो जाए और आपका प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन गलत हो जाए जो कि कट ऑफ से आपको बाहर कर दे, उसके बाद आप कैसे सरवाइव करेंगे? मोटा मोटा आप में से कई लोगों का मानना है कि सिविल सर्विस आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सोसाइटी को देने के लिए बहुत कुछ मिलता है। कई लोगों की लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चेंज करने की अथॉरिटी रखते हैं। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो टोटल पैकेज पे ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब है। आप अपने आप को हिस्ट्री में दर्ज कर देते हैं इससे। तो ये चीज, इसकी कीमत कैसे निकालोगे? अगर कभी सोचो कि इसकी कीमत आपको निकालना हो तो आप ऐसा कुछ काम कर जाओ जिसकी कीमत कभी मॉनेटरी टर्म में काउंट ना की जा सके, तो सिविल सर्विस में उससे बड़ा ऑप्शन कहीं नहीं है सिविल सर्विस से बड़ा। इस वजह से सिविल सर्विस आपके लिए बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव जॉब होती है। अब जो दूसरा सवाल है कि सिविल सर्विस कैसे करनी है, तो बहुत से लोग पूछते हैं कि कोचिंग करनी है नहीं करनी है या कैसे हो जाए 3 महीने में करनी है। जैसे अभी 28 अप्रैल को प्रीलिम्स होने वाला है ना, अब इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो लगभग 4-5 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं? वो सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। तब तो आपने सिलेबस भी देखा होगा अपना नया वाला। क्या लग रहा है आप लोगों को सिलेबस में क्या बदल गया है? 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि इतनी ज्यादा घबराहट है मार्केट में, लोगों को ऐसा लग रहा है कि एकदम धरती अप्स एंड डाउन हो गई है, सब पलट गया है, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। और कितने लोगों को मतलब ऐसा लगता होगा ना कि यार कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत लोग पूछते होंगे। जितने लोग 28 अप्रैल, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम 2 महीने में प्रीलिम्स कर लेंगे, 5 महीने 3 महीने में मेंस कर लेंगे और उसके बाद बिल्कुल हम सेटल हो जाएंगे, तो वैसा होता नहीं है। मैं इनमें से किसी के लिए आपको नहीं कहूँगा कि कोचिंग मस्ट है आपके लिए कि आप करो। अगर आप सेल्फ में इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो कि आप मैनेज कर सकते हो उन चीज़ों को, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, तो शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको रिसोर्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। पर अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है, खासतौर पर टाइम मैनेजमेंट में, जैसे कि आपका टाइम का शेड्यूल मान लीजिए आज मन किया तो 6 घंटे पढ़ा, फिर 3 दिन मगजमारी कर दी, अगर ये आप करते हैं तो इस केस में आप कम से कम एक पंचवर्षीय या अब तो नीति आयोग की सप्तवर्षीय योजना हो रखी है। अब ये सारी चीजें आपको कोचिंग अरेंज करके दे देती हैं, तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। अब जब मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि कोचिंग करनी है या नहीं भी करनी है, तब भी तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस लूप में आते हैं कि हमें बस 3 महीने बाद प्रीलिम्स है तो हमारा प्रीलिम्स का करा दो,
या 2 महीने बाद प्रीलिम्स है तो सर प्रीलिम्स का पूरा करा दो, फिर उसके बाद जब मेंस आएगा तो मेंस का करा देना, फिर तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे। आपको ये एग्जाम जानते हैं, एक लेवल का एग्जाम नहीं है कि आपने बस एक दिन एग्जाम दिया और खेल खत्म, आपका रिजल्ट आ गया, आप पास हो गया, फेल हो गए। ये एग्जाम मल्टीपल फिल्टर वाला एग्जाम है और हर फिल्टर में से कहीं भी आप बाहर हो जाए ना, दोबारा आपको वहीं से शुरू करना है, 0 से। यहाँ पे जितनी ज्यादा भीड़ है, जो हमने शुरू में चर्चा की थी 3 लाख में से ज्यादातर भीड़ फिल्टर आउट हो जाती है, उसका कारण सिर्फ 2 होता है। आधे तो वो गाड़ी वाले 4 में से आते हैं कि हाँ हमको एकदम इज्जत मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, तो वो बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाता। तो 3 दिन 4 दिन मजा आया, कुछ दिन गए नई कोचिंग में ज्वाइन किया तो मजा आया, अच्छा लगा, और देन फिर जब पढ़ने वाला प्रेशर शुरू हुआ तो बाहर हो गए। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए बाहर हो जाते हैं, जिनमें प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स भी होते हैं, जो वो उस लूप में आ जाते हैं कि हाँ 2 महीने बाद एग्जाम आया और आपको अचानक से फिर एग्जाम जाना है तो प्रीलिम्स बैठ गए या मेंस बैठ गए। तो जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हो, अगर आपको आप में से मतलब सबको ये लगता है ना कि बस कल प्रीलिम्स हम बैठ लेंगे, कल एग्जाम निकल जाएगा, तो ये ना एक ऐसा लूप है कि अगर आप इसमें घुस गए तो यकीन मानिए कि आप प्रीलिम्स मेंस का खेल इतना बार खेलेंगे कि परेशान हो जाएंगे, अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है तो। इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस होता है कि आप एक बार सिलेबस को देखिए, सिलेबस को एक बार एंड टू एंड पार कर लें, एटलीस्ट एक बार तो पार कर ही लें, उसके बाद अब आप एग्जाम के लिए शुरू करिए। जितने भी एग्जाम्स हैं आप कंटिन्यूस करते जाइए और आपके एग्जाम्स खत्म होते जाएंगे, तब आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब जब एग्जाम हो जाएगा तब आप मतलब यहाँ की बात करें कि हाँ अब हमारा सिलेबस तैयार हो गया है, तो ये टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है टेस्ट सीरीज। ये करने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम प्रीलिम्स के लिए बात करें तो अगर आप पहले अटेम्प्ट पे जा रहे हो तो 30-35 टेस्ट एटलीस्ट लगा के जाओ। फुल लेंथ टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सेम चीज आपके साथ मेंस की होती है, आपके सारे सब्जेक्ट्स एक बार मेंस के टेस्ट हुए हैं, जब आप इतना लगा लो तब आप एग्जाम क्वालिफाई करने की पोजीशन पे हो। तो आप में से जितने लोग ऐसा सोच रहे हो ना कि अगर आप सही में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो और अप्रैल पे ही एग्जाम दे करके क्वालिफाई करना चाहते हो, तो ये एक बार जरूर चेक कर लेना कि आपने सारा सिलेबस एक बार एटलीस्ट कवर किया है। जैसे अब कुछ लोग कहते हैं ना कि प्रीलिम्स की तैयारी करा दो, मेंस की तैयारी करा दो। हम लोग ना सिलेबस खोलते हैं, सिलेबस पर बात करेंगे तो शायद आपके ना ये पॉइंट्स बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आपको मैं मेंस और प्रीलिम्स को अलग अलग ना करने की सलाह क्यों देता हूँ, उसका कारण बताता हूँ। 2020 एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। क्वेश्चन ऐसा था कि 1919 का जो एक्ट था उसके तहत लास्ट इलेक्शन कब हुए थे। अब ज्यादातर लोगों ने उसमें ये लगाया कि 1934, शायद एक ऐसा ऑप्शन था, उन्होंने 1934 लगाया था क्योंकि सबने ये सोचा कि उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। अब आप लोगों में से जितने लोगों ने पिछले 3-4 महीने में तैयारी की होगी, उन्होंने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उनको मोटा मोटा इस चीज का आइडिया होगा। क्यों लगाया? क्योंकि सबने ये सोचा कि 1919 का वो एक्ट है वो 34 तक काम किया, उसके बाद 35 का एक्ट आ गया, और जब वो एक्ट आ गया तो पुराने वाले एक्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई। जिनने भी बुक पढ़ा होगा उनको ये चीज पता थी कि 1935 में जो एक्ट आया था उसके तहत एक यूनियन प्रपोज किया गया था, जिसमें देसी रियासतें और जो भी ब्रिटिश इंडिया था उसको मर्ज करके एक यूनियन बनाना था, उसका इलेक्शन होना था। पर देसी रियासतों ने अपोज किया, उनने कभी उस यूनियन में शामिल होने के लिए अपनी सहमति ही नहीं दी, और जब सहमति ही नहीं दी तो वो यूनियन बना ही नहीं, और वो यूनियन बना ही नहीं तो उसका इलेक्शन कैसे हो सकता है। देखो अभी अगर आप लोग गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्शन देखो या कुछ ऐसा देखो तो आप पाओगे कि हम लोग कई जगह ऐसा फ्रेज यूज करते हैं कि 1500 साल की गुलामी, ऐसा फ्रेज यूज किया जाता है ना। तो 1500 साल अगर हम लोग गुलाम थे तो उसके पहले कुछ ऐसा था जिसको रिवाइव करने की बात की जाती थी वैदिक काल में। वेदों की ओर लौटो, ये नारा सुना था आप लोगों ने कि मान लीजिए आप जैसे आर्य समाज की बात कर रहे हो तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, तो क्यों कहा था? तो उनका कारण ये था कि वैदिक समाज आप पढ़ो ज्यादा समता मूलक समाज था। कैसा था? ज्यादा समता मूलक, मतलब जेंडर इक्वालिटी ज्यादा थी। आप एक बहुत फेमस स्टेटमेंट आता है जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें एक इंसान कहता है कि मैं मजदूर हूँ, मेरा पिता कृषक है, मेरा चाचा लोहार है, ऐसा करके एक स्टेटमेंट आता है। मतलब ये कि कई अलग अलग जॉब प्रोफाइल वाले लोग एक साथ रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो ना,
लेकिन आज वो चीज नहीं है। आज आप ब्यूरोक्रेसी को ऊपर रख रहे हो, उसके बाद सॉफ्टवेयर जॉब वालों को रख रहे हो, उसके बाद आप ब्यूरोक्रेसी में लोअर लेवल के लोगों को रख रहे हो, उसके बाद जो आपको डेली वेजर्स हैं आप उनको बहुत कम इज्जत देते हो। ऐसा लगता है कि वो लोग समाज के बहुत नीचे के हिस्से हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए ना। तो ये पॉइंट ऐसा था कि अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री पता होती और मॉडर्न हिस्ट्री पता होती तो इसका आंसर आप बहुत सॉलिड लिख पाते, बहुत अच्छे से लिख पाते। लेकिन अगर आप सोचो कि आप केवल एक सेक्शन पढ़ के जाओ या बस बुक पढ़ के चले जाओ, मतलब बुक इन द सेंस या वन लाइनर पढ़ के चले जाओ, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर लो, कॉम्प्रिहेंसिव ना पढ़ो सब्जेक्ट को, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हो? आप कभी भी एग्जाम में देखो जितने लोग सेलेक्ट होते हैं और जो बहुत कम मार्जिन से रह जाते हैं, उनके बीच में डिफरेंस नॉर्मल क्वेश्चन पे कभी नहीं होता है। अंतर वहां आता है जहां ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं। ये सारे ओपन एंडेड टॉपिक पे जब आप आंसर करते हो तो आपके आंसर कितने सटीक, कितने रेलेवेंट और जो आप एग्जांपल्स कोट करते हो वो कितने रेलेवेंट हैं, ये मैटर करता है कि उस पर आप कितने मार्क्स अर्न करोगे, और वो मार्क्स ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और इसका अंतर सिर्फ यही नहीं आता, इसका एक बड़ा अंतर ये आता है कि आप समझ जाते हो कि चीज़ों को प्रोसेस कैसे करना है। आप मेंस में कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, अगर इंटरव्यू में आप 65 और 165 के बैंक पे फंस जाए, कोई एक इंसान 65 पा जाए, दूसरा 165 पा जाए, तो आप जो भी कर लो आप 100 नंबर का मार्जिन मेंस में क्लियर नहीं कर सकते। इंटरव्यू की भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपका इंटरव्यू 185 मार्क्स का हो गया है, अगर आपने नोटिस किया हो, इसका मतलब ये है कि वेटेज घटा नहीं है, वेटेज बढ़ गया है इंटरव्यू का। और इंटरव्यू का वेटेज बढ़ा मतलब पर्सनालिटी ट्रेट्स चेक करने का वेटेज बढ़ गया है, और पर्सनालिटी ट्रेट्स एक दिन में डेवलप होने वाले नहीं है। आप सोचो कि कल को आप 4-5 किताबें पढ़ लो, 2-3 मॉक इंटरव्यू दे लो, 1-2 सेशन अटेंड कर लो और आप अचानक से एकदम क्लीन हो जाओगे, होगा नहीं। ये सारी चीजें ना टाइम के साथ इवॉल्व होती हैं, जैसे एवोल्यूशन होता है, आदमी बंदर से मनुष्य बना, वैसे ही आपके प्रिपरेशन का एक इवोल्यूशन होता है। आप चीजों को समझते हो और यही इवोल्यूशन आपको इंटरव्यू के दिन काम आता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। ये बहुत फेमस कोट है, लेकिन ये बहुत रेलेवेंट है। तो वो दिन खराब हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर जो आपके हाथ में है करने का वो ये है कि आप कैसे आंसर देते हैं। आप इंटरव्यू पे उस चीज के लिए ज्यादा जज किए जाते हैं जिन पे आप जवाब देते हैं, बनिस्बत उन चीजों के जिन पे आप जवाब नहीं देते हैं। और अगर आपके इंटरव्यू का वेटेज बढ़ रहा है, मतलब आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट का वेटेज बढ़ रहा है, और वो कहाँ से आएगा? वो यहीं से इवॉल्व होता है। इवॉल्व होता है मतलब आप कैसे समझते हैं चीजों को, उसका आंसर करने के लिए। इमीडिएट जब आप दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हो और प्रोसेसिंग करोगे, तब आप उसका बढ़िया आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि बुक में ये लिखा आंसर नहीं मिलेगा। और ये प्रोसेसिंग कैसे आएगी? क्लासरूम में डिस्कशन से। आप टीचर से इंटरेक्ट करते हो जब वो पढ़ाते हैं, आप उनसे पूछते हो, चीज़ों को इंटरडायमेंशनल लिंक करते हो, तब ये चीज़ें डेवलप होती हैं आपके अंदर। तो ये डेवलप होने में आपको क्या लगता है 2 महीने में हो जाएगी? नहीं होगी ना। जब आप 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे तब तो आप 4 डायमेंशंस को लिंक कर पाओगे ना। तो ये इंटरडायमेंशन लिंकेज तब आएगी जब आप 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ोगे, उन पे डिस्कशन करोगे, और ये चीज़ टाइम लेगी उतना। तो 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट खत्म करने में कितना टाइम लगेगा आपको? अगर टाइम लो तो आपको कम से कम 3-4-5 महीने लगेंगे, तब आप उन चीज़ों को समझ पाओगे। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर आप 3 महीने का प्रीलिम्स या 4 महीने का प्रीलिम्स आ गया तो प्रीलिम्स कर लें, फिर मेंस आ गया तो मेंस कर लें, ऐसे करें तो शायद ना होगा। भारत प्रेशर कुकर थोड़ी बनाना है। देखो कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि रट के एग्जाम निकाल सकते हो। आप अगर सिलेबस ट्रेस करने आओ तो 12 तक का लगभग हर स्ट्रीम का सिलेबस है। विज्ञान है मतलब साइंस स्ट्रीम आ गया, उसके बाद पूरा आर्ट्स है मतलब आपका जो आर्ट्स ग्रुप आ गया वो आ गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स वगैरह पूछ रहे हैं, ये वो पूछ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। इवन लास्ट में वो एथिक्स में जो पर्सनल ट्रेड दी थे वो कॉमर्स वाला बैकग्राउंड का आ गया। मतलब आप 12वीं तक का, इवन ग्रेजुएशन तक के सिलेबस का सारा टॉपिक उठा के 9 महीने में या 7 महीने में याद कर लो। लोग ग्रेजुएट होने में 8 साल लगाते हैं, मतलब 3 साल, 8, 9, 10, 11, 12, 5 उधर और 3 इधर, 8 साल लगाते हैं ग्रेजुएट होने में। एक स्ट्रीम में आपसे वो सारे स्ट्रीम पूछ रहा है 9 महीने के अंदर, और वो चाह रहा है कि आप उसको डिलीवर भी कर दें। आप सोचते हो कि आप रट पे उसको डिलीवर कर सकते हो? मगिंग करने की अगर बात हो, कोई प्रीलिम्स सीधा सोचे कि हम सब पढ़ लें या सब याद कर लें, याद करना एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। आपके पास एक बहुत अच्छा वेपन है कि आपको याद होता है अगर तो, लेकिन ये याद रखिएगा कि सिर्फ याद करके परीक्षा आप कभी नहीं निकाल सकते हैं, वो संभव ही नहीं है आपके लिए निकालना। इसलिए सबसे बेटर चीज़ ये है कि आप समझिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, और जितना कम से कम हो उतना कम से कम याद करने के लिए बर्डन रखिए अपने ऊपर। तो आपके पास प्रोसेस करने के लिए टाइम होगा और दिमाग होगा। हमारा जो सिस्टम काम करता है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है। आप सबके पास मोबाइल फ़ोन होगा ना, मोबाइल फ़ोन में रैम और रोम होता है ना।
वो मतलब स्टोरेज वो लिमिटेड है, और रैम मतलब जो तुरंत प्रोसेस कर रहा है ना। अगर आपका दिमाग या आपका रैम, मोबाइल कॉन्टेक्स्ट में कहें, आपका रैम एक फंक्शन पे प्रोसेस कर रहा है, तो साइमल्टेनियसली अगर आप दूसरा फंक्शन एक्टिवेट करोगे तो या तो उस पर लैग आएगा और या तो वो ऑल टुगेदर क्रैश कर जाएगा, नहीं करेगा। सेम चीज आपके दिमाग के साथ भी होती है, या तो आप उसको एकदम मगिंग पे ट्रेन कर सकते हो या तो आप समझने पे ट्रेन कर सकते हो। अगर आपने समझने पे ट्रेन किया है तो आपको याद करने का बर्डन कम हो गया है, और याद करने का बर्डन जितना कम उतने अच्छे से आप क्वेश्चन समझ पाओगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस बार एक क्वेश्चन पूछा था जो अभी 2022 का मेंस हुआ, मोपला विद्रोह की पृष्ठभूमि। ज्यादातर लोगों ने मोपला विद्रोह लिख दिया। मतलब जब बात होती है लोगों से कि आपने इसका क्या आंसर लिखा, या इन जनरल हमारे सर्कल में लोग उठते बैठते हैं यार हमने इसका ये आंसर लिखा, हमको बताना कि कितने नंबर आ सकते हैं, या हम अंदाजा लगाते हैं कि मेंस में करके आए हैं वो क्या हुआ, तो ज्यादातर लोगों ने उस पर मोपला विद्रोह लिख मारा। प्रश्न पूछा था मोपला विद्रोह की पृष्ठभूमि बतानी है। विद्रोह हो गया तब नहीं बताना है, विद्रोह किन कारणों से हुआ उसके पीछे के इवेंट ट्रेस करके बताने थे। ज्यादातर लोगों ने बता दिया कि विद्रोह में क्या हुआ, कैसे हुआ, और बात खत्म। नंबर कहाँ होंगे? नंबर यहाँ कम हो जाएंगे, लोगों के नंबर जरूर कम हो जाएंगे। उसका कारण है कि लोगों से जो प्रश्न पूछा गया था उसके जवाब में वो आंसर कर दिया जो उनको आता था। यहाँ पे जो दिमाग यूज करता वो लिख के आता जो प्रश्न में पूछा गया था। इस पे आपको नंबर आते हैं। क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे और ऐसे लिख दोगे तो फिर तो कल्याण होगा आपका। अब करंट अफेयर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? न्यूज़पेपर पढ़ना। वेरी गुड। न्यूज़पेपर पढ़ना सिविल सर्विस के लिए आदत होनी चाहिए। और न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अखबार लेकर ही बैठ जाओ। न्यूज़पेपर पढ़ने से मतलब ये होता है कि डे टू डे लाइफ में क्या घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में जानकारी होना। जैसे अभी कल भारत रत्न के लिए अनाउंसमेंट हुआ है, पढ़ा आप लोगों ने? भारत रत्न हर साल नहीं अनाउंस हो पाते हैं ना। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। किसको दिया जा रहा है? कर्पूरी ठाकुर को। कौन है? बिहार के एक्स सीएम है। इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे करंट अफेयर के नाम पे कि भारत में हाल ही में किसको भारत रत्न दिया गया, या भारत रत्न दिया गया तो, या उल्टा करके पूछ ले कर्पूरी ठाकुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया, या ऐसा पूछ ले कि भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, उनका संबंध कहाँ से है, ये पूछ लिया जाए। या ऐसा पूछ ले कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया जो बिहार से संबंधित थे, उनका देश के लिए प्रमुख योगदान था, 4-5 पॉइंट लिख दे, बोल दे कि वो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, सोशल वर्कर थे, करके कि किस बात के लिए उनको भारत रत्न दिया गया। ये 4 या 5 जो भी सवाल आए ये एक ही जगह से बन गए। अब अंतिम में अगर आप कोई सी भी करंट अफेयर की किताब उठा के रटने का सोचेंगे, जब प्रीलिम्स आपके सर पे आके तांडव करने लगे तब आप प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर रटना चालू करें। ज्यादातर लोग स्पीडी रखते हैं। देखिए हम ना इसी एग्जाम से इवॉल्व हुए हैं, यहीं से पार करके आए हैं, तो हमें भी पता है कि आप क्या रटने वाले हो। आप लोग ज्यादातर लोग स्पीडी रखते हैं लास्ट मोमेंट पे, और आप सोचते हैं कि सवाल बन जाएगा। करंट अफेयर के सबसे ज्यादा सवाल उनके गलत होते हैं जो स्पीडी रखते हैं, क्योंकि मगिंग क्षमता कम होती है। आप जब जीआई टैग रटना शुरू करेंगे, 20 जीआई टैग है, इस स्टेट का उसमें मिक्स कर देंगे, उसका इसमें मिक्स कर देंगे। तो यूनिट को तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है डे टू डे बेसिस पे अफेयर्स को देखना। मान लीजिए 200 पेज की कॉपी खरीदो, उस पर डेली बेसिस पे लिखना शुरू करो। मतलब एक दिन में शायद 10 या 15 फैक्ट्स वो लोग डिस्कस करते हैं कि आज की प्रमुख घटनाएं ये थी, इनको ये पुरस्कार मिला, यहाँ के सीएम बने, ये आदमी मर गया, इसको किताब के लिए ये पुरस्कार मिला गया, भारत का इस देश से समझौता हुआ है और ये युद्धाभ्यास हुआ है। ऐसे करके 10 या 15 करंट अफेयर डेली के होते हैं। हर दिन के हिसाब से अगर आप लिखना शुरू करो और सिर्फ 15 या 20 दिन बाद बस एक रिवीजन उसको मारो, एक रिवीजन अपनी ही लिखी कॉपी पलटा के देखो, क्योंकि आपका लिखा है तो आपको दोबारा देखने में बहुत कम टाइम लगेगा। लास्ट मोमेंट पे आप स्पीडी से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो करंट अफेयर के मुद्दे पर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। मैं लगभग 4.5 साल करंट अफेयर्स लिखा हूँ। आप 4 या 5 महीने बाद जब आप पेपर लिखने बैठोगे ना, तब आप पाओगे कि प्रीलिम्स के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन में आपसे ज्यादा मास्टरमाइंड कोई नहीं है। उसके कारण ये है कि आपके दिमाग में बहुत कम फैक्ट्स धीरे धीरे याद किए हैं, तो वो सारे के सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में याद रह जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे स्पीडी पढ़ के अगर आपको देखना हो तो आप अभी यहाँ से जाना, 2 दिन स्पीडी रट के देखना कैसा लगता है। आपको इतना ज्यादा हेडेक होगा कि पूरा का पूरा झंडू बाम खत्म हो जाएगा। भाई मैं लाल वाला झंडू बाम लगाता हूँ, एक्स्ट्रा पावर वाला, और वो मुझे असर नहीं करता।
पर वो मेरे अलग रीजन थे, मैंने करंट अफेयर के लिए नहीं कंज्यूम किया है चंडूबाम, टू बी प्रिसाइज में पहले बता देता हूँ। मैं हमेशा से सुनता था, इसलिए करंट अफेयर के लिए नहीं, दूसरे हेडेक की वजह से मैंने कंज्यूम किया है। पर अगर आप 2 दिन स्पीडी रेट के देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही में झंडूबाम कंज्यूम हो जाएगा। मजाक नहीं, ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा आप लोगों को एकदम। तब मैं बोलूंगा और भाई कैसी लगी, आ गया स्वाद। सही है, तो आपके साथ ये होगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको आप कभी लास्ट मोमेंट के लिए रखो ही नहीं। जिनको भी लगता है कि करंट अफेयर लास्ट नहीं करो, तो देखो वो एक रिस्क है। अगर कैलकुलेटेड रिस्क समझो उसको, तो वो ये रिस्क है कि आपका जीएस पे कितना अच्छा ग्रिप है। अगर आपका जीएस पे बहुत अच्छा ग्रिप है, तब आप ये रिस्क ले सकते हो कि लास्ट मोमेंट पे आप सारा का सारा करंट अफेयर फर्स्ट टाइम फ्रेश पढ़ लो। लेकिन अगर आप इतने सिद्धहस्त नहीं महसूस करते अपने आप को, तो उससे ज्यादा सेफ तरीका ये है कि आप डेली बेसिस पे सुनो, लास्ट मोमेंट पे अपनी ही नोट्स रिवाइज कर लो। अपनी नोट्स रिवाइज करो, आपकी किसी भी करंट अफेयर की बुक से वो ज्यादा अच्छा काम करेगी।